अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब एक हफ्ते के लिए यूरोप दौरे पर गए हुए हैं और यूरोप दौरे के तहत में फ्रांस पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे थे। तो राहुल गांधी ने इंडिया भारत नाम विवाद, हिंदुत्व और भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले के सवाल पर खुलकर अपनी राय रखी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है और कई अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी है, लेकिन बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। मैंने कभी किसी हिंदू किताब में नहीं पढ़ा, मैंने कभी किसी विद्वान हिंदू से ये नहीं सुना कि आपको उन्हें आतंकित करना चाहिए या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए जो आपसे कमजोर है। ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं, वे कुछ लोगों पर प्रभुत्व चाहते हैं। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. They want dominance of a few people, and that is what they're about. There is nothing Hindu about them. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और आरएसएस को लेकर दिए बयान पर सियासी जंग शुरू हो गई है, लेकिन सपा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। सपा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रीय धर्म सिर्फ छलावा है, वो सिर्फ इनकी मार्केटिंग करती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी और आरएसएस जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है, वो इतिहास को नकारने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को न तो राष्ट्रवाद से मतलब है, न तो हिंदुत्व से मतलब है। वो सिर्फ इन दोनों बातों की मार्केटिंग करती है, क्योंकि इसका राष्ट्रवाद भी छद्म राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व भी छद्म हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने दामों में बेच करके राष्ट्र को खोखला करने का काम कर रही है। हिंदू धर्मगुरु ने राहुल गांधी की बातों पर कड़ा ऐतराज जताया है और धर्मगुरु कंचन गिरी ने कहा कि राहुल गांधी के मुंह से हिंदुत्व की बातें शोभा नहीं देती। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी को सनातन धर्म, हिंदू के बारे में, हिंदू की परंपरा, सनातनियों की परंपरा के बारे में पता ही नहीं है। जिसकी मां ईसाई हो और वो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके मुख से शोभा नहीं देता है। कहना चाहूंगी, बीजेपी बढ़ावा नहीं दे रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व की पहचान को बचाया है। हिंदुत्व आज सिर उठा के जी रहे हैं। हर मंदिर का दोबारा निर्माण हो रहा है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने राम जी के खड़ाओं पर पैर रखकर देश में जो नफरत का वातावरण पैदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सिर्फ सियासत के लिए किया गया है और देश में ऐसी नफरत कि 10 आदमी मिले और मोब लिंचिंग कर दें। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का अचानक भारत से प्रेम कैसे जाग गया।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओबीसी महासभा में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी आरएसएस की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटती थी और यहां से पैसा ले जाकर अपने देश के बैंकों में डालते थे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी देश को लूट रही है और जनता को कंगाल बना रही है। कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहां से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर देश की जनता को कंगाल बना रही है, तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी करारा प्रहार किया है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के लिए अपशकुन बताया। उन्होंने कहा कि जहां जहां केशव प्रसाद मौर्य गए वहां पर बीजेपी हारी और सपा जीती है। मैनपुरी और घुसी में जिस जिस बूथ पर गए वहां समाजवादी पार्टी और सादा वोटों से जीती है। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के दावों पर उन्होंने कहा कि ओपी राजभर को शपथ न दिलाया गया तो वह समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन है। जहां जहां ये गए वहां पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। अच्छा, क्या एक कौशाम्बी के रेफरेंस में भी ये बात आप कह रहे हैं जो चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हारे थे? हाँ, सही है कि कौशाम्बी में सराथू में वहां से हारे, फिर मैनपुरी गए। मैनपुरी में जहां जहां गए वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। वैसे ही घोसी में भी हुआ। घोसी में जहां जहां गए वहां भी बड़ी जीत हुई। तो ये तो अपशगुन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, हमने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको जल्दी शपथ दिला दो, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। ये लोग देखिए बहुत हल्के हैं और इस चुनाव में जो चुनाव घोसी का चुनाव था उसमें देखिए ये तो हमारे पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं, ये और संजय निषाद दोनों लोग। घोसी के नतीजों से न सिर्फ दारा सिंह चौहान बल्कि ओम प्रकाश राजभर के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई बड़ी उम्मीदों के साथ में सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में आए इन दोनों ही नेताओं को घोसी की जनता ने खारिज कर दिया है और घोसी के नतीजे ओम प्रकाश राजभर के बड़े बड़े दावों के बिल्कुल उलट रहे हैं। वहीं दारा सिंह चौहान भी ग्राउंड टेस्ट में फेल हो गए हैं। अब सवाल यही है कि आखिर अब इन दोनों नेताओं का क्या होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह से मिली हार दारा सिंह चौहान ही नहीं, सुसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए भी बड़ा झटका है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री पद छोड़कर एसपी में आए दारा सिंह चौहान विधायक बने, लेकिन करीब 14 महीने में ही एसपी से मोह भंग हो गया और उन्हें फिर से बीजेपी में मंत्री पद की आस दिखाई देने लगी है। हालांकि घोसी में करारी हार झेलने के बाद दारा सिंह चौहान की आस टूटती दिख रही है और साथ ही चुनाव में बड़े दावे करने वाले ओपी राजभर की भी राजनीतिक भविष्य संकट में दिख रहा है। घोसी चुनाव को एसपी और एसबी-एसपी के बीच बताने वाले राजभर का दावा था कि बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान को एक और मौका देने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि राजभर की भी जमीनी पकड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों लगा दारा राजभर को झटका? बार बार दल बदलना भारी पड़ा। जमीनी सियासत की अनदेखी भारी पड़ी। एसपी उम्मीदवार को कम आंकने की गलती। राजभर निषाद वोट बैंक पर ज्यादा रहा फोकस।
घोसी में ओबीसी वोट की नहीं हो सकी गोलबंदी। ऐसा है, विपक्ष को कहने दीजिए, चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, मगर मैं बता सकता हूं जनता का पूरा आशीर्वाद है और 2024 का जो चुनाव होगा इतिहास रचा जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। 43 गांव था, 43 गांव में 40 गांव में मैंने 60 से 80% वोट डलवाया हूँ, रिकॉर्ड मेरे पास है। 3 गांव में जो मैं हारा हूँ अपने निषादों के, वो निषाद जो भाजपा में रहने वाले एक निषाद नेता के देन है कि जो जाकर वहाँ कह दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसके वजह से उन लोगों ने 3 गांव। मैं अपने 43 गांव की बात करता हूँ। चुनाव जो होता है देश में, ये हार जीत का। नतीजे से पहले ओम प्रकाश राजभर को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। इसी दम पर वो न सिर्फ बड़े बड़े दावों के साथ एसपी पर भी तीखे प्रहार कर रहे थे। बीजेपी खेमे में खबरें थी कि चुनाव जीते तो दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर दोनों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस हार ने न सिर्फ दारा सिंह चौहान का सपना तोड़ दिया, बल्कि ओपी राजभर के लिए भी गठबंधन की मोलतोल को मुश्किल कर दिया है। दारा राजभर का क्या होगा? हार से साफ है दारा सिंह ने जमीनी पकड़ खोई। दारा सिंह को कोई पद मिलने की संभावना नहीं। ओपी राजभर की मंत्री पद के दावे पर भी सवाल। हार के बाद गठबंधन में मोलतोल मुश्किल होगी। दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर सवाल। कैसे हारे, कैसे जीते, उसकी समीक्षा करेंगे, पार्टी करेगी। सपा अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुई, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमेशा जब हारता, कल ये चुप है, लेकिन हारता है तो भारत निर्वाचन आयोग ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। बीजेपी छोड़कर एसपी में आए और चुनाव लड़ा तो घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान पर भरोसा जताया था। लेकिन जो पार्टी छोड़कर दारा आए थे वो महज 14 महीने के भीतर फिर उसी दल में पहुंच गए। शायद यही वजह है कि घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और राजभर की भी दल बदल पॉलिटिक्स और जमीनी पकड़ के अति अविश्वास वाले दावे दोनों नेता के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 समिट का समापन हो चुका है। नई दिल्ली नेता घोषणा पर आम सहमति भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत इसे माना जा रहा है। भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत और उनकी टीम ने इसे संभव कर दिखाया है और इस पर अमिताभ कांत का कहना है कि भारत ने सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और साथ ही सिद्धांतों के मुताबिक काम करने पर राजी किया है। चार्टर के अनुसार कोई देश बलपूर्वक या डरा धमकाकर किसी देश की सीमा और संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकता है और परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी अस्वीकार्य है। ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली है। यूक्रेन संकट से जुड़े पैराग्राफ पर आम सहमति बनाने का जिम्मा काकनूर और को गंभीर मिला है और वे सभी देशों के वार्ताकारों से अलग अलग जाकर मिले हैं और एक साथ अगर बात करते हैं तो कोई नहीं सुनता। इसी रणनीति के तहत में दोनों सभी वार्ताकारों से अलग अलग मिले और सबसे मुश्किल हिस्से पर सहमति हासिल की। चारों अधिकारियों ने ब्राजील, अफ्रीका और वार्ताकारों को भी अपने साथ में मिला लिया क्योंकि उन्हें आगे चलकर इस प्रक्रिया से गुजरना है। लिहाजा सर्वसम्मति की प्रक्रिया में 2 देश सहज ही भारत के साथ आ गए हैं। सीएम योगी ने G20 के समापन पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 समिट अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर भाव की सिद्धि में ये समिट मील का पत्थर साबित होगी। G20 इंडिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदत्त सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र मानवता के लिए एक उज्जवल मार्गदर्शिका बन गया है। भारत के विशेष प्रयासों से ये हो पाया है और साथ ही आपको बता दें कि एक ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली डिक्लेरेशन यानी कि दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनने को भारत की कूटनीतिक जीत बताया है। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और G20 शेरपा अमिताभ कांत को सफल आयोजन के लिए बधाई दी है। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. The reason for that in particular, the main reason was the big gulf between those who wanted a condemnation of the Russian war in Ukraine and those like Russia and China who wanted no mention whatsoever of that subject. India was able to find a formula to bridge that gap, and that is a significant diplomatic achievement because when there is a summit without a joint communique, it is always seen as a setback for the chairman. Here, the chairman has pulled off a diplomatic triumph. G20 की कामयाबी के बाद में लगातार मोदी सरकार को बधाई मिल रही है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मोदी सरकार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ऐतिहासिक G20 समिट को मनाने का ये कितना शानदार तरीका है, भारत के नेतृत्व ने ये साबित कर दिया है। वसुधैव कुटुंबकम की नई विश्व व्यवस्था की ये वास्तविकता है। गौरवान्वित भारतीयों के रूप में आज हमारा सिर ऊंचा है। धन्यवाद मोदी जी, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने हमें दुनिया के शीर्ष पर महसूस कराया। जय हिंद, जय भारत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद वाराणसी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। शाम में वो अपने रिश्तेदारों की अस्थियां गंगा में विसर्जित करेंगे। प्रविंद जुगनाथ शाम में गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अर्थियां विसर्जन करने की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आप देखिए प्रविंद जुगनाथ, जो कि वाराणसी के दौरे पर हैं, सुबह पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। लोगों में उत्साह भी खासा है और सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं देखने के लिए। और ऐसे में जो व्यवस्था है, तैयारियां हैं, वो काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई हैं। और इस वक्त वो अपने रिश्तेदारों की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं। तो वहीं गंगा के घाटों की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर विशेष तैयारी की गई है। शाम को जब गंगा आरती में शामिल होंगे तो उस दौरान भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति की भी एक झलक देखने को मिलेगी। कई कलाकार वहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर तस्वीरें आप देखिए वाराणसी से। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर सीएम योगी के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए गए। दिवाली से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। नई सड़क की 5 साल की गारंटी हो, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। सड़क खराब होने पर एजेंसी से पुनर्निर्माण कराएं। योजनाओं में माफिया ठेकेदार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही कुत्तों की बढ़ती समस्या पर भी संज्ञान लिया है सीएम ने। आवारा कुत्तों के स्थायी समाधान के निर्देश भी दिए हैं। परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने में टीम की बड़ी भूमिका होती है और हम सुनिश्चित करें कि एक तो सभी विभाग जिसकी जो जिम्मेदारी है उस विभाग अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। दूसरा, सड़कों को आपको जियो टैग कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नव निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किन को मरम्मत के नाम पर, गड्ढा मुक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं। ये दोनों की स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। जो नव निर्माण हो रही है, हमें ज्यादातर करना चाहिए नव निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर सड़कें खराब क्यों होती हैं? क्योंकि जल जमाव की समस्या वहां होगी, वाटर लॉगिंग होगी। क्या हम बहुत सारी जगह कन्वर्जन के माध्यम से
समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं कि जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, सीएम की तरफ से दो बड़ी बातें कही गई। पहला तो ये कि सड़क की 5 साल की गारंटी होनी चाहिए, यानी कि जो मिलावट होती थी और जो भ्रष्टाचारी अधिकारियों के चलते कई बार हम देखते थे कि सड़कें खराब हो जाती थी, उस पर एक बड़ा प्रहार इसे माना जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुत्तों की समस्या जो बढ़ रही थी, उससे भी निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर 5KD स्थित आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं उनका बेहतर तरीके से निर्माण कराया जाए और उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। यही नहीं, उन सड़कों का जो निर्माण होता है उसकी 5 साल की गारंटी भी रहे कि वो 5 साल तक विधिवत चले और उस दौरान अगर किसी भी तरीके से गड्ढे होते हैं तो जो कार्यदायी संस्था है वो उसकी रिपेयरिंग करे, उसको दुरुस्त कराए और अगर लापरवाही आती है तो कार्यदायी संस्था के खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुरू से ही मंशा यही रही है कि सुगम यातायात के लिए गड्ढा मुक्त सड़कें रहें उत्तर प्रदेश की और लगातार उसको लेकर वो निर्देश देते रहे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की और सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। ये बैठक कई विभागों की हुई, इसमें ग्राम्य विकास विभाग, PWD विभाग और नगर विकास विभाग के तमाम अफसर मौजूद रहे, सभी ACS मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि इन सड़कों को दुरुस्त कराया जाए, उत्तर प्रदेश की सड़कें। तो आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 18।